आज के इस गहरे विश्लेषण में हम एक ऐसी स्रोत सामग्री पर चर्चा करने वाले हैं जो जो हकीकत और दिमाग के बीच की लकीर को ना पूरी तरह धुंधला कर देती है। हाँ, बिल्कुल धुंधला कर देती है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर जो डिस्पेंजा की मशहूर किताब बिकमिंग सुपरनैचुरल की। इस डीप डाइव का मेरा मिशन ये समझना है कि कैसे आम लोग अपने दिमाग की शक्ति और क्वांटम फील्ड का इस्तेमाल करके अपनी बायोलॉजी और अपनी रियलिटी को बदल रहे हैं। जो सुनने में थोड़ा मैजिक जैसा लगता है शुरू में। वही तो। सोचिए जरा, क्या सिर्फ दिमाग में किसी चीज का अभ्यास करने से, जिसे मेंटल रिहर्सल कहते हैं, हमारी मांसपेशियों की ताकत बढ़ सकती है? या क्या बिना दवाई के दिमाग की शक्ति से कैंसर जैसी बीमारी ठीक हो सकती है? ठीक है, चलिए इसको थोड़ा खोलकर समझते हैं। देखिए, ये क्लेम सच में किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसे लगते हैं, पर इस किताब में मॉडर्न साइंस और मिस्टिक्स के अनुभवों का जो कनेक्शन दिखाया गया है, वो फाउंडेशनली इस समझ को चैलेंज करता है कि रियलिटी क्या है। क्योंकि आमतौर पर लोग सोचते हैं कि शरीर एक अलग फिजिकल मशीन है और दिमाग बस उसके अंदर बैठा है एक हिस्सा। सही कहा, लेकिन यहाँ जो आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि दिमाग और शरीर लगातार एक फीडबैक लूप में जुड़े हैं, और इस पूरे मैकेनिज्म को समझने के लिए हमें सबसे पहले स्ट्रेस की बायोलॉजी को देखना होगा। खासकर ट्रॉमा के हवाले से। हाँ, खासकर कि दुख और ट्रॉमा हमारे सेल्स के साथ क्या करते हैं और लोग कैसे पास्ट में जीते हैं। और इस कंसेप्ट को समझाने के लिए किताब में एना की कहानी का जिक्र है, जो सच में काफी दिल दिला देने वाली है। बहुत ही ट्रैजिक सफर था उनका। एना एक बहुत सक्सेसफुल साइकोथेरेपिस्ट थी। एक बेहतरीन जिंदगी थी उसकी। एक दिन वो अपने लिविंग रूम में आराम से बैठी थी, सब कुछ नॉर्मल था। तभी दरवाजे पर पुलिस आती है और खबर देती है कि उसके पति ने एक ऊंची बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर ली है। इस सदमे ने आना के दिमाग और शरीर को पूरी तरह से सर्वाइवल मोड में डाल दिया, जिसे साइंस में फाइट और फ्लाइट स्टेट कहते हैं। एग्जैक्टली। पर कहानी वहां रुकी नहीं। उसकी फिजिकल परेशानियां बढ़ती गईं। उसे पैरालिसिस हो गया हानि की नली यानी उसोफेगस का कैंसर डायग्नोस हुआ। और म्यूकस मेम्ब्रेन्स में दर्दनाक छाले भी पड़ गए थे। हाँ, एक सदमे ने उसकी पूरे फिजिकल अस्तित्व को तोड़ दिया। ऐसा आखिर होता क्यों है सेलुलर लेवल पर? अगर हम इसको साइंटिफिकली देखें तो समझ आएगा। देखिए, हमारी भावनाएं या इमोशंस असल में पास्ट एक्सपीरियंसेस का केमिकल रेजिड्यू होती हैं। यानी बचे हुए केमिकल्स। हाँ, बिल्कुल। जब ऐसी भयानक घटना होती है तो शरीर उस वक्त बचने के लिए स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करता है, जैसे एड्रीनलिन और कॉर्टिसोल, जो कि नॉर्मल है खतरे के वक्त। नॉर्मल है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इंसान उस दुख को अपने दिमाग में बार बार सोचता है। हर बार जब ऐना अपने पति की मौत को याद करती होगी, उसका दिमाग वही केमिकल्स दोबारा रिलीज करता था। ओह, तो शरीर लगातार उसी स्टेट में रहने लगता है। हाँ, और धीरे धीरे शरीर इन स्ट्रेस हार्मोन्स का आदी या एडिक्टेड हो जाता है। यहाँ जो सबसे हैरानीगेज बात है वो ये कि शरीर असल घटना और दिमाग में चल रही उसकी याद के बीच फर्क नहीं समझ पाता। जिसका मतलब है कि ऐना का शरीर हर रोज उसी आत्महत्या के सदमे को दोबारा जी रहा था। एग्जैक्टली। और जब शरीर लगातार ऐसी इमरजेंसी स्टेट में रहता है तो उसका सारा एनर्जी बाहरी खतरे से निपटने में लग जाता है। तो इम्यून सिस्टम पूरी तरह गिर जाता होगा। पूरी तरह। अंदर की ग्रोथ और रिपेयर के लिए कोई एनर्जी बचती ही नहीं। शरीर अपनी ही डिफेंस मैकेनिज्म को डाउन कर देता है। यही वजह थी कि आना को कैंसर और पैरालिसिस ने घेर लिया। वो पास्ट में फंसकर रह गई थी। यहां आकर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि किताब इसका उल्टा आर्ग्यूमेंट पेश करती है। अगर दिमाग किसी बुरी याद को हकीकत मानकर शरीर को बीमार कर सकता है, तो वो किसी अच्छी कल्पना को भी रियलिटी मानकर हील कर सकता है। पर मेरे दिमाग में एक डाउट आता है। सोचना एक अलग बात है और फिजिकल बदलाव आना एक अलग बात। किताब में मेंटल रिहर्सल की ताकत पर जो स्टडीज हैं, जैसे हार्वर्ड पियानो स्टडी और क्लीवलैंड क्लिनिक वाली स्टडी, क्या वाकई सिर्फ सोचने से बायोलॉजी बदल सकती है? ये स्केप्टिसिज्म बहुत नेचुरल है, पर उन स्टडीज को ध्यान से देखने पर दिमाग की ताकत समझ आती है। हार्वर्ड पियानो स्टडी में 2 ग्रुप्स थे। एक ने असल में पियानो बजाने की प्रैक्टिस की और दूसरे ग्रुप ने पियानो को हाथ भी नहीं लगाया। हाँ, उन्होंने सिर्फ दिमाग में आंखें बंद करके पियानो बजाने का गहरा अभ्यास किया, और जब दिमाग के स्कैन्स हुए तो दोनों ग्रुप्स के न्यूरल सर्किट्स में बिल्कुल एक जैसा बदलाव आया था। दिमाग ने दोनों को सेम रियलिटी मान लिया। बिल्कुल। दिमाग के लिए मेंटल और फिजिकल प्रैक्टिस में कोई फर्क नहीं था। और वो क्लीवलैंड क्लिनिक का मसल स्टडी तो और भी अजीब है। लोगों ने सिर्फ दिमाग में कल्पना की कि वो वेट उठा रहे हैं और 12 हफ्तों में उनकी मांसपेशियों की ताकत 13.5% बढ़ गई।
बिना किसी फिजिकल वेट के। एक लेमन के लिए हजम करना मुश्किल है कि बिना मसल फाइबर को टेयर किए ताकत कैसे बढ़ी। और इसको समझने के लिए हमें एपिजेनेटिक्स के कॉन्सेप्ट को देखना पड़ेगा। पहले लोग सोचते थे कि जीन्स हमारी डेस्टिनी है, अगर बीमारी का जीन है तो हम बीमार पड़ेंगे। पर एपिजेनेटिक्स कहता है कि ऐसा नहीं है। नहीं है। एपिजेनेटिक्स वो साबित करता है कि जीन्स बीमारी पैदा नहीं करते। हमारा एनवायरनमेंट, जिसमें हमारे अंदर के इमोशंस भी आते हैं, वो जीन्स को सिग्नल देता है कि कौन सा जीन ऑन होगा और कौन सा ऑफ। सही कहा। टकामा वॉशिंगटन की एक स्टडी इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। वहां लोगों को 4 दिन तक लगातार एलिवेटेड इमोशंस महसूस करने को कहा गया। जैसे खुशी और आभार। हाँ, और 4 दिन बाद उनका IgA प्रोटीन, जो एक जरूरी इम्यून सिस्टम प्रोटीन है, वो 49.5% बढ़ गया। यानी आधी % बढ़ोतरी सिर्फ इमोशन से। खराब स्ट्रेस हार्मोन्स कम हुए और हीलिंग शुरू हुई। और एना ने आखिरकार यही रास्ता चुना। जब डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया तो उसने मेडिटेशन का सहारा लिया। उसने पास्ट के दुख में जीना बंद करके अपने नए भविष्य को दिमाग में जीना शुरू कर दिया। उसने अपने दिमाग और शरीर को सिखाया कि ठीक होने के बाद कैसा महसूस होगा, और वो भी हेल्थ के आने से पहले। जिसका नतीजा ये निकला कि उसका कैंसर ठीक हो गया, लकवा चला गया, और सबसे हैरान करने वाली बात कि उसने अपने दिमाग से नए जीन्स को सिग्नल देकर मुंह में दोबारा सलाइवा बनाना शुरू कर दिया, जो कि डॉक्टर्स के हिसाब से बिल्कुल सूख चुका था। ये तो चमत्कार लगता है। लेकिन किताब कहती है कि इस नए भविष्य को बनाने के लिए प्रेजेंट मोमेंट यानी वर्तमान पल में आना जरूरी है। ऐसा क्यों? क्योंकि एनर्जी कहाँ जाती है ये समझना जरूरी है। हमारा ध्यान जहाँ जाता है, हमारी एनर्जी वहीं जाती है। अगर लोग हमेशा अपने फोन, ईमेल या बॉस की परेशानियों पर ध्यान देते हैं, तो वो अपनी एनर्जी बाहरी दुनिया में बांट रहे होते हैं। बिल्कुल, वो अपनी आंतरिक दुनिया से एनर्जी चुरा रहे हैं। ऐसे में बॉडी को हील करने के लिए या कुछ नया बनाने के लिए एनर्जी बचती ही नहीं। तो वर्तमान पल तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ता है? नई रियलिटी बनाने के लिए दिमाग को एक ऐसी स्टेट में आना पड़ता है जिसे किताब में नोबडी, नो वन, नोवेयर, इन नो टाइम कहा गया है। कुछ नहीं, कोई नहीं, कहीं नहीं और वक्त से परे। हाँ, अपने आसपास की दुनिया और फिजिकल बॉडी से डिस्कनेक्ट होना, और इसके लिए ब्रेन वेव्स का खेल समझना जरूरी है। इसको थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। हम ज्यादातर बीटा वेव्स में होते हैं ना? हाँ, बीटा वेव्स स्ट्रेस और अलर्ट स्टेट होती हैं, जैसे ट्रैफिक में ड्राइव करना या काम का प्रेशर। बीटा बुरी नहीं है, सर्वाइवल के लिए चाहिए, पर लगातार उसमें रहना खतरनाक है। तो मेडिटेशन के जरिए हमें कहाँ आना है? हमें इन वेव्स को धीमा करना है। पहले अल्फा वेव्स में आना, जहां आप शांत होते हैं पर जागरूक। फिर थीटा वेव्स, जो एक गहरा ध्यान है, जहाँ शरीर सो जाता है पर दिमाग जाग रहा होता है। सही। और आखिर में आती हैं गामा वेव्स, जिसे सुपर कॉन्शियस स्टेट कहा गया है। गामा वेव्स में क्या अलग होता है? इसमें दिमाग और दिल दोनों बिल्कुल परफेक्ट कोहेरेंस या समन्वय में आ जाते हैं। एक रिदम में एनर्जी स्कैटर्ड नहीं रहती, बल्कि एक लेजर बीम की तरफ फोकस हो जाती है। और जब हम इस गामा स्टेट में होते हैं तब हम क्वांटम फील्ड में प्रवेश करते हैं। बिल्कुल सही। यहाँ क्वांटम फील्ड की बात आती है तो ये बायोलॉजी और साइंस से निकलकर सीधा मिस्टिसिज्म के जोन में चली जाती है। ये क्वांटम फील्ड का जादू आखिर है क्या? देखिए, क्लासिकल फिजिक्स मानती थी कि दुनिया ठोस चीजों से बनी है, पर क्वांटम फिजिक्स कहती है कि एटम्स असल में 99.99999999% खाली जगह होते हैं, जो बस एनर्जी और इंफॉर्मेशन का समुंदर है। एग्जैक्टली। इस क्वांटम फील्ड में हर प्रोबेबिलिटी पहले से मौजूद है। सब एटॉमिक लेवल पर इलेक्ट्रॉन तब तक फिजिकल फॉर्म या कण नहीं बनता जब तक कोई उसे ऑब्जर्व ना करे, जिसे साइंस में कोलैप्सिंग द वेव फंक्शन कहते हैं। हाँ, मतलब हमारा ऑब्जर्वेशन ही रियलिटी बनाता है। जब हम पास्ट को ऑब्जर्व करना छोड़ देते हैं, तभी नई पॉसिबिलिटीज फिजिकल फॉर्म ले पाती हैं। पर इन थियरीज को सपोर्ट करने के लिए इस स्रोत सामग्री में जो मिस्टिकल कहानियां दी गई हैं वो काफी वाइल्ड हैं। जैसे तिब्बत के योगी मिलारेपा की कहानी, जिसका जिक्र ग्रेग ब्रेडन ने किया है। हाँ, वो 11वीं सेंचुरी के योगी थे। उस कहानी के मुताबिक उन्होंने ध्यान लगाते हुए एक ठोस पत्थर की गुफा की दीवार में अपना हाथ घुसा दिया था और वहां अपना निशान छोड़ दिया था। ये कैसे पॉसिबल है? ये कहानी ये दिखाती है कि रियलिटी की लिमिट्स सिर्फ हमारे दिमाग और बिलीव्स में है। अगर सब कुछ एनर्जी है
तो पत्थर भी दिमाग के फोकस के एनर्जी के सामने अपनी रियलिटी बदल सकता है। और डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने खुद के भी कुछ बेहद मिस्टिकल अनुभव शेयर किए इस किताब में। हाँ, जब उनका पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट हुआ तो उन्हें काफी कुछ दिखा। उन्होंने बताया कि उन्हें एक पॉकेट वॉच दिखी, उन्होंने अपने बचपन के रूप को देखा जब उन्हें बुखार था, और उसी एग्जैक्ट वक्त में अपने भविष्य के रूप को भी देखा जो सर्दियों में घूम रहा था। एक साथ। हाँ, जो दर्शाता है कि वक्त लीनियर नहीं है, बल्कि एक इटर्नल प्रेजेंट मोमेंट है। सब कुछ अभी और यहाँ हो रहा है। और इससे भी बड़ा अनुभव उनका एक पिछले जन्म या पास्ट इनकारनेशन का था। उन्होंने ग्रीस या टर्की के किसी जन्म को एक्सपीरियंस किया जहां वो एक फिलोसोफर थे, जिसे अपने विचारों के लिए पकड़ लिया गया था। हाँ, और उन्हें एक पत्थर की स्लैब पर बांधकर बुरी तरह डिसलोकेट करके टॉर्चर किया गया। और वहां उन्होंने ध्यान दिया कि उनका वो टॉर्चरर आज के इस जन्म में भी उनकी जिंदगी में मौजूद है। सही। उस विजन में, उस पास्ट लाइफ में उन्होंने डर के मारे हार मान ली थी और छुप गए थे, पर उस अनुभव को वापस देखने के बाद उन्हें एक नई हिम्मत मिली। उन्होंने पास से अपनी एनर्जी वापस खींच ली थी। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम सिर्फ एक फिजिकल शरीर नहीं है, हम एक डायमेंशनल बीइंग्स हैं। बिल्कुल। हमारी एनर्जी ही हमारा भविष्य तय करती है। अगर हम इमोशंस को बदलकर दिमाग को एब्सोल्यूट प्रेजेंट मोमेंट में ले आएं, तो हम सच में एक नया क्वांटम फ्यूचर बना सकते हैं। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें, तो ये बात सिर्फ एक महिला की हेल्थ या एक इंसान के मिस्टिकल एक्सपीरियंस की नहीं है। ये एक मौका है लोगों के लिए अपने कलेक्टिव ट्रॉमा की बेड़ियों को तोड़ने का, अपना ध्यान पास से हटाने का। हाँ, अब सोचिए अगर हमारे विचार और ध्यान सब एटॉमिक लेवल पर इलेक्ट्रॉन्स की दिशा बदलकर फिजिकल रियलिटी बना सकते हैं, तो लोग डेली बेसिस पर क्या कर रहे हैं? मतलब अपने ही खिलाफ ताकत का इस्तेमाल। वही तो, अगर लोग अपनी पुरानी शिकायतों, गुस्से और अतीत के दुखों को पकड़कर बैठे हैं, तो वो हर रोज अनजाने में कौन सी हकीकत को जिंदा कर रहे हैं? एक बीमार हकीकत को। क्या हो अगर हम आज ही अपनी सारी एनर्जी उस पास से वापस खींच लें और उस अनजान क्वांटम फील्ड में कदम रखें जो एक नए कल का इंतजार कर रहा है? यही वो सवाल है जो इस डीप डाइव के बाद हम सबको खुद से पूछना चाहिए।